हाय व्यूवर्स, ये केमिस्ट्री का 9th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर है आपका। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाके देखिए, फिर इस लेक्चर पे आइएगा। बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार रिकॉल करेंगे जितना भी हमने आज तक पढ़ा है उन चीज़ों को, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं किया था उनके लिए ये अच्छा मौका है कि वो एक बार रिकॉल कर लें। बच्चों, हमने अभी तक यही पढ़ा है इस चैप्टर में कि मैटर्स क्या होते हैं। तो मैटर्स आर द सब्सटेंस विच मेड द होल यूनिवर्स, यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो किससे बना है बच्चों? मैटर से बना है। किससे बना है? मैटर से। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन ऑलरेडी जाना था हमने। मैटर्स आर क्लासिफाइड बेसिकली इनटू टोटल 3 कैटेगरीज मेनली, बट इन रियली इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड दो कौन है सर वो भी बताइए। दूसरा था बच्चों प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलो देखते हैं बच्चों, एक बार रिकॉल कर रहे हैं। मैंने आज करना है केवल। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली होते हैं, ये आपको क्लियर होगा। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा डिसअटैच होते हैं कंपेयर टू सॉलिड्स। बट जब हम गैस का बात करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं, उनके बीच गैप्स बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी सब जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंशन देख सकते हो, क्या हुआ है सारा का सारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक एक करके आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हो अपने कॉपी पे, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है तो। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना था ताकि आप नोट्स बना सको। कहाँ से लिखना है ये पता नहीं होता है, तो ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हो। फिर प्लाज्मा और ये जो बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट था, इसको मैंने बोला है कि चैप्टर के एंड में मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, खैर ये तो बात की बात रही बच्चों। हम लोगों ने स्टार्ट किया था एवापोरेशन टॉपिक, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं एवापोरेशन जो होता है वो होता क्या है और इनका असर किन किन चीज़ों पे होता है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो एवापोरेशन था उसको मैंने समझाया था लास्ट क्लास कि एवापोरेशन कैसे होता है और किन किन फैक्टर्स के कारण से एवापोरेशन रेज करता है, बढ़ता है, और किन फैक्टर्स के कारण से एवापोरेशन घटता है। आज थोड़ा सा कुछ और जानेंगे एवापोरेशन के बारे में। मैं थोड़ा कुछ और कोशिश करूँगा बताने के लिए। मैंने ऐसे लास्ट क्लास आपको बताया था टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है। किसके लिए बच्चों? टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर किसके लिए? एवापोरेशन के लिए। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो आपको पता था रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या होता था? बढ़ता था। ये लास्ट क्लास का वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे आपको मैं ये बताने वाला था कि आप अगर हैंगर पे क्लॉथ को ऐसे हैंग करते हो, मान लो ये हैंगर है, आपने क्लॉथ को डाल दिया ऐसे करके, तो ये सन के कारण से ईजिली सूख जाएगा। इसका सरफेस एरिया क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो ये ईजिली हैंग कर दिए हो आपने, तो ये बहुत ईजिली सूख जाएगा और बहुत जल्दी ही ये क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा वेट से। पर वहीं पे आपकी मम्मी ने आपको एक क्लॉथ दिया और बोला बाबू जाओ इसको हैंग कर दो हैंगर पे, तो आप क्या करोगे? उसको हैंगर पे ऐसे ही फेंक के चले आओगे, ऐसे ही मोड़ के कपड़ों को स्ट्रेच बिना सीधा किए, बिना उसका सरफेस एरिया बढ़ाए, आप केवल वायर पे उसको छोड़ के आ जाओगे। तो होगा क्या? तो आप लोग को पता है जब कपड़ों को अगर आप खोल के अच्छे से हैंग नहीं करते हो तो वो ऐसे अगर हैंग कर देते हो तो ये कपड़ा जो है जल्दी से ड्राई नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है इसी को समझते हैं। ये लास्ट क्लास के वीडियोस में ये लेफ्ट हुआ था, छुट्टा था, तो इसको हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रही है साफ साफ आप लोगों को और हमको, कि अगर मैं कपड़ों को अगर सही से फैला करके कपड़े को हैंगर पे हैंग कर रहा हूँ तो कपड़े सूख जा रहे हैं अच्छे से। पर उसी कपड़े को अगर हम लोग लपेट के और उसको हैंग कर दे रहे हैं हैंगर पे, तो हो क्या रहा है? कपड़ों को सूखने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और वो सही से सूख भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना? ऐसा क्यों होता है इसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। समझिएगा बच्चों, क्या है कि यहाँ पे जब आप कपड़ों को ऐसे फैला करके हैंगर पे आप हैंग कर रहे थे तो हो क्या रहा था? इसका सरफेस एरिया बढ़ जा रहा था। सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। एरिया मतलब इसका आकार, जो कि ये अवेलेबल है इसके अंदर में सारा का सारा। ठीक है, तो अगर आप इसको हैंग करते हो इसका एरिया बढ़ा करके, तो ऑब्वियस बात है इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जैसे ही कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ेगा ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट और एयर इनको टच कर पाएंगे और एवापोरेशन रेट क्या होगा? फास्टर होगा। पर वहीं पे आप बगल में ही एक क्लॉथ को ऐसे हैंग कर दिए हो, ऐसे ही लपेट करके, तो ये क्लॉथ नहीं सूख पा रहा है। रीज़न उसके पीछे क्या है बच्चों? सीधा सा है, इसका सरफेस एरिया क्या है? बहुत कम। तो ये आइडिया तो आपको लग गया होगा कि एवापोरेशन जो है वो कहीं
कहीं ना कहीं सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। और आज के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्लॉथ्स क्यों नहीं सूखते हैं, तो रीज़न यही है उनके पीछे, सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया आप बड़ा रखोगे चीज़ों का, एवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। चलो और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक छोटे से गड्ढे में छोटे से गड्ढे का बात करते हैं। रोड पे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, आप देखते होंगे गर्मियों के मौसम पे पानी तो बिना खौले, बिना बॉयल हुए पानी जो होता है गड्ढे से वो क्या होता है, उड़ जाता है। आप देखा होगा आपने, जनरली गर्मियों के मौसम में जो गड्ढों में पानी भरा होता है वो दिन भर में पानी क्या होता है, वो एवापोरेट होके उड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, एवापोरेशन क्यों हुआ वहाँ पे? यहाँ पे तो बॉयल नहीं हुआ वाटर, पर बिना बॉयल हुए भी एवापोरेशन होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न है सरफेस एरिया। यानी गड्ढे का जो सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा है, इसके कारण से इसके वाटर क्या हो जाते हैं, ये एवापोरेट हो जाते हैं। मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, घर में करके देखना। अभी तो रेनी सीजन है जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादा काम आएगा ये एक्टिविटी। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बड़े से बर्तन में जिसका थोड़ा सा ऊपर का जो आकार हो वो खुला हो, उसमें आप पानी को रख देना, ठीक है। और एक छोटे से बॉटल में जिसका जो माउथ हो वो बहुत छोटा हो और अंदर में पानी उसके अंदर में अटैच हो जाए, और दोनों वाटर वेसल्स को रख देना आप धूप में, ठीक है, सन के प्रेजेंट में। आप देखोगे एक वीक या 2-4 दिन के बाद देखना, ये जो वाटर है, ये जो बड़े से एरिया वाला वाटर है जिसको आपने बड़े से बर्तन में रखा था, इसका ऊपर का जो एरिया था वो बड़ा था, और ये जो वाटर है जिसको आपने एक बॉटल में रखा था जिसका माउथ जो है ऊपर का वो बहुत ही नैरो था, छोटा था। आप क्या देखोगे कि ये जो वाटर है इसमें से, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ, इसका जो वाटर है ये सारा का सारा एवापोरेट हो चुका है, इसमें नथिंग इज़ लेफ्ट। बट यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ आप क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ अभी भी वाटर बचा हुआ है इस बॉटल में। क्यों हुआ ऐसा? सिंपल, एकदम समझ सकते हो बच्चों, आपको अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या था, बड़ा था, एवापोरेशन रेट इसीलिए ज़्यादा हुआ यहाँ पे। इसका सरफेस एरिया कम था, एवापोरेशन रेट इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ। तो आइडिया लग गया होगा, एवापोरेशन इज टोटली डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली सरफेस एरिया बट ऑल्सो ऑन सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड मेनी मोर फैक्टर लाइक ह्यूमिडिटी, which I earlier mentioned in the previous lecture. So you must watch the previous lecture for clearing your all doubts. Okay बच्चों, तो ये रहा all about किसके बारे में बच्चों, सॉरी, एवापोरेशन के बारे में। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, और इसमें एक चीज़ और बताने की कोशिश करूंगा कि प्रेशर का भी बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है, यहाँ पे बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करता है प्रेशर एवापोरेशन रेट को बढ़ाने और घटाने में। कैसे बताता हूँ मैं, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की इसको अच्छे से, ठीक है। और इन सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो, ये सारा का सारा जो है इनको पॉज करके आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, मैं सारा समझा रहा हूँ। बच्चों आप क्या करते हो कि कुकर में खाना पकाते हो ना? क्यों कुकर में खाना पकाते हो, बताओ जल्दी से? क्योंकि कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, यही रीज़न है ना। कुकर में खाना जो होता है वो क्या हो जाता है, जल्दी से पक जाता है, ठीक है। क्यों पकता है? और नॉर्मल वेसल्स में खाना जो होता है वो लेट से क्यों पकता है, ये बताओ, रीज़न क्या है इसके पीछे? तो आप बोलोगे सर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक रहा है, रीज़न उसके पीछे एक ही समझ में आ रहा है कि कुकर जो है वो टोटली पैक्ड है। क्या है? पैक्ड है, और उसमें से एयर जो है वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। और ये जो ओपन वेसल है इसमें अगर हम कुक कर रहे हैं तो इसमें एयर जो है वो डायरेक्टली क्या हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। तो ये तो वन ऑफ द रीज़न हो रहा है, पर एक और रीज़न है जो आपको समझ में आना चाहिए, प्रेशर। क्या है बच्चों? प्रेशर बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों, याद रखना एवापोरेशन रेट के लिए। बताते हैं कैसे, समझने की कोशिश करिएगा। देखो यहाँ पे इस कुकर के अंदर में बताओ प्रेशर हाई है कि लो है, सोच के बोलना, ठीक है। इस कुकर में प्रेशर हाई है कि लो है, और इस वाले वेसल्स में प्रेशर हाई है कि लो है? तो आप बोलोगे ऑब्वियस बात है, ये प्रेशराइज है, इसके अंदर हाई प्रेशर है, तभी तो ये वेसल लगा होता है। यहाँ पे ब्रिसल होता है ना, सीटी जिसको बोलते हो कुकर का। तो यहाँ पे कुकर के अंदर में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, इसका मतलब यही है, आप समझ सकते हो साफ साफ कि कुकर जो होता है उसके अंदर में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होने के कारण से चीज़ें क्या होती हैं, ईजिली पक जाती हैं बहुत तेज़ी से। पर वहीं पे ओपन वेसल्स में आप कुछ पकाते हो तो उसका प्रेशर हमेशा रिलीज होते रहता है। किस प्रकार? जैसे जैसे हीटअप आप देते हो बर्तन को, ऊपर से एवापोरेशन होकर वाटर बबल्स जो होते हैं निकलते रहते हैं, पर इसमें निकलने का कोई माध्यम नहीं होता है। इसके कारण से इसके अंदर का जो प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू क्या, ये वेसल बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इसको समझने की कोशिश करना।
अब मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ, उसको भी आप कोशिश करना समझने की। अब मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन कि बताओ, माउंटेन्स पे खाना जल्दी कुक होगा, माउंटेन्स पे खाना को छोड़ दो, पहले पानी पे आते हैं। माउंटेन समझते हो ना, पहाड़, ठीक है, ये पहाड़ है और ये ग्राउंड है। जैसे हम लोग झारखंड में रह रहे हैं मान लो, ठीक है, या बिहार में रह रहे हैं कहीं पे भी, या फिर इंडिया में रह रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी रह रहे हैं बच्चों। तो आप बताओ, मेरा क्वेश्चन जो है आपसे कि माउंटेन्स पे आप यहाँ पे चढ़ के वाटर को बॉईल कर रहे हो, ठीक है, और एक वाटर यहाँ पे आप प्लेन्स में, प्लेन्स किसको बोलते हैं, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, जो माउंटेन्स के नीचे वाला एरिया होता है बहुत विस्तार से, उनको प्लेन्स बोला जाता है। आप प्लेन पे यहाँ पे आप वाटर बॉईल कर रहे हो, यानी मैदानी इलाकों में वाटर बॉईल कर रहे हो। बताओ जल्दी से वाटर कहाँ बॉईल होगा, यहाँ या यहाँ माउंटेन पिक पे? सोचो, आप थोड़ा सा पॉज कर लो वीडियोस को और आप सोचो, मैं आगे बताता हूँ। देखो बच्चों, सिंपल सा बात है। क्या आप एक चीज़ पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे? एयर प्रेशर। एयर प्रेशर ये क्या बला है भाई? इससे हम लोग तो जानते ही नहीं कुछ। चलो समझाते ये बला है क्या। देखो बच्चों, आपको जैसा कि पता है, हमारा प्यारा अर्थ है, हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? एयर होते हैं। क्या होते हैं? एयर। एयर का एक सर्कल है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर। इतना तो आपने पढ़ रखा होगा पहले से। और ये एटमॉस्फेयर क्या करता है? हमारे अर्थ को घेर के रखता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जितने भी वेरियस गैसेस हैं वो इनको घेर के रखती हैं। होता क्या है, जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो, यानी माउंटेन्स पे जाते हो, मैदानी इलाकों से यानी कि प्लेन्स से, जैसे जैसे आप उठते जाते हो, यानी अर्थ से ऊपर आप जाओगे, हायर एल्टीट्यूड्स पे जाओगे, एयर प्रेशर कम होता जाता है। एयर प्रेशर क्या होता है बच्चों? कम होता है। क्यों होता है एयर प्रेशर कम? बताता हूँ। अच्छा आप बताओ एक चीज़ कि क्या आउटर स्पेस में, मैं पूछ रहा हूँ, ये हमारा अर्थ है मान लो, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये आउटर स्पेस हो गया। यहाँ पे आउटर स्पेस में बताओ एयर है क्या, हवा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, हवा नहीं है। हाँ, सम मोर हीलियम और हाइड्रोजन हो सकता है, पर यहाँ हवा नहीं है, बहुत ही कम है, हवा कम है। यहाँ पे हवा क्या है अर्थ के ऊपर? बताओ बहुत है क्या? तो बोलोगे हाँ बहुत है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर की ओर जा रहे हो, आपका जो एल्टीट्यूड है वो रेज कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो होता क्या है बच्चों? सीधा सा बात फंडा है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो अर्थ सरफेस से, आपका एयर प्रेशर कम इसलिए होता है क्योंकि एयर का जो रेशियो है वो कम हो जाता है, एयर का जो मात्रा है वो कम हो जाता है, ठीक है, जैसे जैसे आप आउटर स्पेस की ओर बढ़ते हो अर्थ को छोड़ करके, ठीक है। तो जब एयर कम होगा तो बताओ एयर का प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो ना हो इसीलिए मैं इतना ही बताऊंगा, एयर प्रेशर के बारे में डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यही समझ लो, हायर एल्टीट्यूड्स में हम लोग जैसे जैसे जाते हैं बच्चों, हमारा एयर प्रेशर क्या होता है? कम। क्या होता है? कम। याद रखना, हवा का दबाव कम होता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि आप माउंटेन्स पे जाओगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना। जितने भी माउंटेन्स पे चढ़ने वाले होते हैं पर्वतारोही, वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि उनके नोज से ब्लड आना चालू हो जाता है, उनका हार्ट स्लो हो फास्ट होता है। हार्ट फास्ट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है माउंटेन्स पे, बड़े बड़े माउंटेन्स पे, है ना, याद रखिएगा। तो यही रीज़न था, इसके पीछे ये था। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे, बहुत लेंदी ना हो इसलिए, कि माउंटेन्स पे वाटर जो होता है जल्दी बॉयल हो जाता है और प्लेन्स पे यानी मैदानी इलाकों में वाटर लेट से बॉयल होता है। इसके पीछे रीज़न क्या था अब समझना। यहाँ पे क्या है, एयर का प्रेशर कम है। अभी मैंने बताया था माउंटेन्स पे एयर का प्रेशर क्यों कम होता है, क्योंकि वहाँ हवा कम है, हवा का डेंसिटी कम है, और प्लेन में सबसे ज़्यादा हवाएं हैं, यानी अर्थ के जस्ट सटे हुए जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल सा समझने की बात यही है कि जैसे जैसे आप माउंटेन्स पे जाओगे वहाँ एयर का दबाव कम होगा, और जब दबाव कहीं से कम हमको मिलता है तो हम लोग आराम से किसी चीज़ को एक्सपेंड कर पाते हैं, हम लोग फैल पाते हैं, उछल पाते हैं, सीधा सा बात है। जैसे कि आप समझ सकते हो, एक स्प्रिंग है, क्या है, और अच्छे से समझाता हूँ मैं। एक स्प्रिंग है, इसको आपने अपने फिंगर से कंप्रेस किया, और जब इस फिंगर से इसको कंप्रेस किया तो ये बहुत ही छोटे एरिया में ऐसे कंप्रेस हो गया, ठीक है। पर इस स्प्रिंग को आपने जैसे ही रिलीज किया तो ये वापस से इसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। यानी क्या समझ में आ रहा है? समझ में यही आ रहा है, जब प्रेशर कम होता है, प्रेशर क्या हो, कम होता है,
तो चीज़ें फैल जाती हैं, चीज़ें ईजिली क्या होती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं। एक्सपेंड हो जाती है मतलब पार्टिकल से पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो चीज़ें कंप्रेस हो जाती हैं और उनको फैलने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो एवापोरेशन जनरली क्या होता था, एवापोरेशन यही ना होता था, वाटर बबल्स जो है वो वेपर में चेंज हो जाते थे। तो वेपर में चेंज कब होगा, जब लिक्विड से कोई चीज़ गैस में बनेगा तभी तो चेंज होगा। और लिक्विड में क्या है, डेंसिटी हाई है, पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और सटे हुए हैं एक दूसरे से। और गैस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो सिंपल सा फंडा यही है बच्चों समझने की कि आपको लिक्विड से किसको कन्वर्ट करना है, गैस में। जब आप वाटर बॉईल करोगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा कि लेस प्रेशर। तो आप बोलोगे सर अगर हमको ज़्यादा प्रेशर मिलेगा तो हम ईजिली गैस नहीं बना पाएंगे। रीज़न क्या है, ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको लेस एयर प्रेशर चाहिए होगा। बोलो क्या चाहिए होगा, लेस एयर प्रेशर। इसीलिए माउंटेन पिक्स पे हमको लेस एयर प्रेशर होता है और वाटर ईजिली क्या हो पाते हैं, एवापोरेट हो पाते हैं और वेपोराइज भी हो पाते हैं। होप ये क्लियर होगा। और प्लेन्स पे एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसके कारण से यहाँ वाटर बहुत जल्दी बॉयल नहीं होते हैं। मैं इसको और क्लियर बताता हूँ। प्लेन्स पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाते हैं वाटर, पर वहीं पे अगर आप माउंटेन्स पे कंपेयर करोगे तो बिना 100 डिग्री रीच किए यहाँ पे वाटर स्टार्ट कर देते हैं बॉइलिंग। बोलोगे ये कैसे हो सकता है सर, आज तक तो हम लोग पढ़े हैं 100 डिग्री पे ही बॉयल होता है वाटर। नहीं बच्चों, ये गलत है एक तरह से, समझ गए क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एयर प्रेशर कम होगा, इस दबाव कम होगा, पार्टिकल्स इजीली क्या हो पाएंगे, कन्वर्ट हो पाएंगे लिक्विड से वेपर के फॉर्म में। होप ये वीडियो आपको बहुत सारा जानकारी दिया होगा बच्चों। ये लेंदी ना हो इसलिए इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे ऑफ करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, मैं एयर प्रेशर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात करूंगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए धन्यवाद बच्चों।